अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है बहुत से ऐसे मसाइल की जिनका जिक्र आप सुनते हैं, ख़बरों में भी सुनते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा उन मसाइल के हम लोग नबर्द आजमा भी हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का असर पाकिस्तान पे किस हद तक है? इसके असरात न सिर्फ हम सब पर बल्कि हमारी ज़राअत पर किस हद तक है, ज़राअत से रिलेटेड हमारी मईशत पर किस हद तक है? ये वो सवालात हैं, ये वो मसाइल हैं जिन्हें अगर हमने हल ना किया तो यकीनन हम एक डिज़ास्टर की तरफ जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मौजूदा जो हुकूमत है उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर टास्क फोर्स भी मुरतब किया है। इस वक्त ये जो क्लाइमेट चेंज की वफाकी वज़ीर हैं शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने भी कहा है कि हमें जो मौसमियाती तब्दीली है, जो माहौलियाती तब्दीली है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। हमें इस फ़र्क को समझना होगा और समझने के साथ साथ हमें इस पर खातिर खा ना तो सिर्फ पॉलिसी मुरतब करनी होगी बल्कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि हम इन तमाम असरात को जो कि मुज़िर हैं इनको कर्टेल किया जा सके। आए दिन आप सुनते हैं कि शदीद गर्मी है, कभी आप सुनते हैं शदीद बारिशें हैं, कभी आप सुनते हैं कि बिना मौसम की बारिश है, कभी किसी जगह जालाबारी हो रही है और हम शायद खुश हो जाते हैं कि अरे वाह बारिश हो गई, बड़ा अच्छा हुआ कि ओले गिर गए। लेकिन ये सब क्या है? ये सब है क्लाइमेट चेंज। और इस सब से हमें पता है कि पाकिस्तान पर किस हद तक इसके असरात आ रहे हैं। आजकल मैंगो सीज़न है, क्या हमारी प्रोडक्शन आम की उतनी है? नींबू क्यों 1200 रुपये किलो हो गए? क्यों ऑलिव्स जो हैं हमारे ख़राब हो रहे हैं? हमारी गंदम को क्या हो जाता है कि हर साल हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है? वो चावल कहाँ चले गए? वो मज़ा कहाँ चला गया उन सब्ज़ियों का? ये आए दिन घर में बैठे लोगों के सवालात हैं। लेकिन ये आम सवालात के बड़े गंभीर जवाबात हैं, बड़े टेक्निकल जवाबात हैं। ये एक पूरी साइंस है जिसे अब हमने एड्रेस ना किया तो यकीनन बड़े मसाइल होंगे। आज इसी वजह से एक नशिस्त हमने रखी है ताकि इस माहौलियाती तब्दीली पर, क्लाइमेट चेंज के असरात पर हम बात कर सकें। हम बात कर सकें कि क्या वजह है कि कभी हम सोचते हैं कि अरे मौसम से पहले कैरियाँ आ गई। ये क्या बात हुआ कि आम तो आते थे मई में, हम सोचते थे कि आएंगे, लेकिन ये तो फरवरी में अब हम देखते हैं कि कराची में हमें कैरियाँ भी नज़र आने लगती हैं, जनवरी में कभी कोई सब्ज़ी आ जाती है। ये सब क्या चीज़ें हैं? अपने मोहतरम मेहमानों का मैं अब तारुफ़ कराऊंगी जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जो इस पर बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और आपके बहुत सारे जहनों में उभरने वाले सवालों का भी जवाब देंगे और फिर वे फॉरवर्ड क्या होगी। सो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं पाकिस्तान पर, वो किस हद तक हैं, क्लाइमेट चेंज क्या है। सो मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सीमा ताहिर खान साहिबा जो कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट तो हैं ही। शी इज़ ऑल्सो, आई वुड से शी इज़ एन एक्टिविस्ट, but she's also part of the think tank of Hisar Foundation on Environment, Water and Food Security. हमारे साथ हैं मेंबर हैं सिंदाबाद कार बोर्ड के महमूद नवाज साहब। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप भी आपका भी ताल्लुक़ है इस थिंक टैंक से दैट हिसार फाउंडेशन हैज़ ऑन the same issues, but primarily he is an agriculturist, a farmer I would say, जो हमारे इन सवालों का जवाब ज़रूर देंगे कि हमारी सब्जियों को, हमारी गंदम को, हमारे राइस को, हमारे सोइंग सीजन्स को क्या हो गया है। मेरे इस तरफ बैठे हैं यासिर दरिया, I would say he is a climate activist, बेहद शुक्रिया for joining us। हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर, who is the assistant professor, Institute of Environmental Studies, University of Karachi। जितनी रिसर्च की ज़रूरत है, जितनी हमारे यूथ को जानने की ज़रूरत है इन तमाम मामलात पे, मेरे ख़्याल से बखूबी आप भी इस पर रोशनी भी डाल सकेंगे, जो इंटरेस्ट लेवल है वो भी बता सकेंगे, क्योंकि यूथ ज़्यादातर सोचती है कि हमारा जो करियर है वो किस चीज़ में बेहतर होगा। साथ साथ जो रिसर्चेस हम कर चुके हैं क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट के, उसको भी हम डिस्कस ज़रूर ज़रूर। तो मेरे ख़्याल से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़, अच्छा, और हमें ज्वाइन कर लिया है जमशेद चीमा साहब ने भी, जो कि इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे। जमशेद चीमा साहब गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में फोकल पर्सन थे ऑन फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। बेहद शुक्रिया जमशेद चीमा साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया है आज की इस नशिस्त में। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, सबसे पहले जानना चाहेंगे अपने क्लाइमेट एक्टिविस्ट यासिर दरिया साहब से कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। हमें क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लोगों के लिए पहले आसान अल्फाज में बताइए कि क्लाइमेट चेंज किस किस सूरत में हमारे सामने आ रहा है। जी, हम लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हम लोग एक हीट वेव का शिकार हैं और ये अचानक नहीं हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो मौसम
ہمیں بعد میں ملتا تھا وہ جلدی مل رہا ہے. یعنی کہ جو ایوریج ٹیمپریچرز ہیں پچھلے 50 سالوں میں وہ ہر سال میں کئی ڈگری بڑھ چکے ہیں. رائٹ. تو سب سے پہلے تو ہیٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پانی کی فراہمی میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. نہ صرف یہ کہ بارشوں پہ اثر ہو گیا ہے بلکہ جو گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں ان سے پانی بڑھ بھی جاتا ہے اور پھر اس کے ڈیزاسٹرز بھی ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ہمیں پانی وہ سمندر سے بھی آ سکتا ہے, فلڈ سے بھی آ سکتا ہے, بارش سے بھی آ سکتا ہے, گلیشیئر میلٹنگ سے بھی آ سکتا ہے, ڈراٹ پانی نہیں ہے تو اٹس ڈراٹ اینڈ فیمن. سو یہ وہ اثرات ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی اوکے. اب ان اثرات سے سب کہتے ہیں اچھی بات ہے نا کہ بارش ہو گئی, کھیتوں میں پانی آ گیا, اچھا ہے جو پانی ہمارے یہاں نہیں تھا وہ مل گیا. لیکن آپ مجھے ایز اے فارمر بتائیں گے کہ اس کلائمیٹ چینج کے اثرات پاکستان کی زراعت پر کس طرح سے ہو رہے ہیں, منفی ہیں مثبت ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات جسٹ ٹو ایڈ واٹ دریا صاحب سے کہ جو اکرنسز ہیں آف ایکسٹریم ایونٹس کے ان کی انٹینسٹی میں بھی اضافہ ہے اور ان کی فریکوینسی میں بھی اضافہ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں تھوڑا ریکگنائز کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی وچ از ویری آبویس کہ سب سے زیادہ اگر اثر کسی چیز کا کلائمیٹ چینج پہ پڑنے لگا ہے تو وہ ہے زراعت کے اوپر. اور یہ بات تو اگر آپ دیکھیں گے کہ 30 سال پہلے بھی کہی جاتی تھی, لیکن اس وقت اس طرح سے ہوتا تھا کہ یہ شاید کوئی ایک بز ورڈ ہے, کوئی بات سنتا نہیں تھا. انسینسٹیوٹی کی صورتحال یہ ہے کہ جو لاسٹ پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ہی ایکچولی ڈس ایگریڈ کہ کوئی انوائرمنٹل ڈیزاسٹر بھی آنے لگا ہے. اور اس کے اثرات کی بات کر لیں اگر ایگریکلچر کے اوپر تو بہت اثرات ہیں. میں آپ کو 2 کا مثال دیتا ہوں جن کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا اپنے انٹرو میں اور ہمارے پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. سب سے پہلی بات گندم. اب گندم کا گورنمنٹ نے ٹارگٹ سیٹ کیا 29 ملین ٹنز اور ہمارے خیال میں ہم فیبرری مارچ سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز کا کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ وہ ارلی میچورٹی کی طرف چلی گئی, اس کا دانہ چھوٹا ہو گیا اور ہمارے پاس پروڈکشن کم از کم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ 15 سے 25% کم ہے. اینڈ دیٹ از شوئنگ ان دا فگرز آف دی گورنمنٹ اینڈ سرٹن پینک ان دی گورنمنٹ ایز ویل. یہ اثرات صرف پاکستان میں نہیں ہیں, سیم اثرات اسی طرح کے ہندوستان میں بھی آئے ہیں اور ہیٹ اسٹریس جو مارچ میں ہمارے پاس آ گیا ہے. اور لاسٹلی ابھی جو امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے وہ آموں کے اوپر. ہمارے پاس ہوائیں چلتی ہیں لیکن اگر 45 اور 50 کلومیٹرز کی ہوا چلے جون کی 2 اور 3 تاریخ کو, مئی کی 2 اور 3 تاریخ کو جب آم کی سائزز 250-300 گرامز پہ پہنچ گیا ہے تو بہت زیادہ شیڈنگ ہو گئی. ٹیمپریچرز جب آپ کے ہیٹ انڈیکس ہیز ایکچولی کراسڈ 54 اور 55 اور اگر پانی آپ کے پاس نہیں آیا ہوا اور یہ تینوں کمپلیکسٹیز مل جائیں تو بہت زیادہ فروٹ کی سائز اس وقت کمپرومائزڈ ہے, بہت زیادہ فروٹ شیڈنگ ہوئی ہوئی ہے. And some people are saying, we may agree or disagree something else, that 30 to 50% production losses in mangoes. We disagree with such a huge number, لیکن یہ کہ there is a huge number of mangoes which are currently impacted. اور بھی دوسرے اثرات ہیں لیکن مکئی میں پنجاب میں مینگو کی پروڈکشن اور یہ مینگو سیزن کی جو ایکسپورٹس ہے, if I'm not mistaken, مجھے یاد ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے میں نے جا کر سبزی منڈی میں ایکسپورٹرز سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹ گوز اپ ٹو اکتوبر نومبر, اتنا لمبا چلتا ہے. سو آر یو سیئنگ کہ, اور میں نے بھی یہ پڑھا تھا کہ 50% از بینگ کوٹڈ ایز اے فگر کہ یہ پروڈکشن کم ہوگی, وچ مینس کہ ایکسپورٹس کم ہوں گی تو پھر الٹیمیٹلی معیشت پر اس کا پریشر آئے گا. دیکھیں آپ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 17 لاکھ ٹن کے قریب آم ہوتا ہے اور 6 لاکھ ٹن نہیں ہوتے, یو ٹیکنگ اٹ آؤٹ آف یور اکانومی. سو اٹس اے کائنڈ آف اے ہیوج نمبر دیٹ وی ٹاکنگ آف وچ ہیز اے لاٹ آف امپیکٹ آن رورل اکانومی اور ساری چیزوں کے اوپر. اور اچھا اور رائس جس کو اس کا ایک سوئنگ سیزن ہے, اس کو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو جب آپ کے ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہو جائیں یا آپ کی ہیٹ ویوز آ جائیں یا کلائمیٹ چینج کے اثرات نظر آنے لگیں کہ بن موسم بارشیں ہونے لگیں یا آل آف دیٹ, اور یا پھر جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یا پانی بہت زیادہ آ جائے گا جس سے ڈیزاسٹر ہوگا یا پانی ہی نہیں ہوگا, تو کیا رائس کی پہ بھی اس کا بہت اثر ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کی جو میجر ہماری کراپس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو اثر اور ولنریبلٹی ہم نے دیکھی ہے
हमने वीट में देखी है और फिर कॉटन में देखी है। और कॉटन में जब बारिशें पड़ी थी 2021 में, तो हमारी प्रोडक्शन सिंध की आई थिंक 3.2 मिलियन बेल्स से कम होके 1.5 मिलियन बेल्स हो गई थी। कोई 250 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था अलोन इन सिंध। और राइस को हमने बल्कि सिंध के अंदर थोड़ा रेजिलियंस देखा है टू वेदर। अच्छा, और वो थोड़ा रेजिलियंट है। अब इम्पैक्ट करती है हाई टेम्परेचर अगर वो पॉलिनेशन में हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वेदर की रेजिलियंट है, बट नॉट एट अ टेम्परेचर ऑफ 55 एंड डिपेंडिंग एट व्हाट टाइम दैट टेम्परेचर एक्चुअली बिकम्स। लेकिन आपको हर एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस में जो एक एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, अब आप नींबू देखें, नींबू डिफॉर्म हुआ है इस वक्त, जो भी थोड़ा बहुत है। I was reading it was the first crop to be affected, during the heat wave. क्योंकि हाई टेम्परेचर्स हो गए और सिट्रस है, इस ज़माने में नहीं होते थे इतने हाई टेम्परेचर्स, तो वो भी इम्पैक्ट हो गया। और आप बाजार में देखें तो बहुत इम्पैक्ट। हम इस पे आगे चल के भी बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फार्म लेवल्स के ऊपर द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स टू चेंज अकॉर्डिंगली विद द क्लाइमेट चेंज, किस तरह से आपको स्टैगर करना पड़ता है, कौन सी क्रॉप्स को फिर चेंज करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में यही होता है कि जब क्लाइमेट चेंज के असरात एग्रीकल्चर पे पड़ने लगे तो कौन सी क्रॉप करनी है, यू हैव टू टेल द फार्मर्स कि नाउ गो टुवर्ड्स दिस क्रॉप। उसकी एडेप्टेबिलिटी किस हद तक है, ये रियलाइजेशन है या नहीं। लेकिन पहले ज़रा असरात पर सबसे बात कर लें। आप कैसे देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो क्लाइमेट चेंज को पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी से है, तो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 15 साल हो गए होंगे, जिसमें हमारा फोकस ही इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जिसमें हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने भी हमारा बहुत साथ दिया फंडिंग के हवाले से। बल्कि मेरा जो PhD का जो टॉपिक है वो भी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन दी कोस्टल एरियाज़ ऑफ सिंध पे है। इसके अलावा अभी हम मज़ीद क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरी जो भी डिस्कशन होगी उस पर रिसर्चेस मौजूद हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त, जो रीसेंट IPCC की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में है। I was reading कि 0.7% शायद इंक्रीज की है इंटेंसिटी। जी, मैं अभी आ रहा हूँ उस तरफ। तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आ गया क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में। और सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इलाका मुतासर हुआ, दैट इज़ साउथर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ सिंध का कोस्टल एरिया, जिसमें कराची भी शामिल है। अगर हम लास्ट 60 ईयर्स फ्रॉम 1960 टू 2021-22 तक के क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा को देखें, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, रेनफॉल है, तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें और जो हमने मॉडल्स डेवलप किए हैं, मैं पिछले 2 साल से प्रेडिक्ट करता हुआ आया हूँ कि कराची 50 के करीब पहुँचेगा, सिंध के बहुत सारे एरियाज़ 50 को क्रॉस करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि जो दर्जा हरारत में इजाफा है वो कौन सा दर्जा हरारत है। लास्ट 62 ईयर्स के डाटा के ऊपर अगर आप नज़र डालें, स्पेशली सिंध के, तो कम से कम दर्जा हरारत, जो कि हम मिनिमम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, और उसके नतीजे में हमें हीट वेव्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज अब हमें फील हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो पिछले 15-20 सालों से स्टार्ट हुआ था। हमने इंडिविजुअल लेवल पर अपने लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं किया, हमने ऐसे इकदाम नहीं किए जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते। हमने सिर्फ एक मसले का हल इसके लिए सोचा हुआ था कि हम दरख्त लगा लें। मैं कहता हूँ आप दरख्त ना लगाएं, आप अगर दरख्त लगा रहे हैं तो उसको ओन करें। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पर, वाटर पर, लाइव स्टॉक पर, सोशो इकनॉमिक पर, वेजिटेशन पर आया। और फिर अभी हम मज़ीद आगे बात करेंगे। हमने ये अपनी रिसर्च में देखा इन 10-15 सालों में कि सी वाटर इंट्रूजन इतना बढ़ गया कि दरिया सिंध की जो 17 मेजर क्रीक्स हैं, चाहे वो हजामरो क्रीक हो, खोबर क्रीक हो, शाह बंदर की क्रीक्स हैं, जो कि सारी मिलकर कराची में जो दरिया सिंध की क्रीक्स हैं उसको तो हमने पॉल्यूशन की नज़र कर दिया, लाइक कोरंगी क्रीक, गिजरी क्रीक, फिट्टी क्रीक, रेडी क्रीक। लेकिन जो बाकी जो क्रीक्स जो सिंध के कोस्टल एरियाज़ में शाह बंदर और केटी बंदर को कवर करती हैं, ये सारी क्रीक सी वाटर इंट्रूजन की वजह से सिलाइन हो गई। तो अब हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है, जो अगर फ्रेश वाटर भी है तो उसमें समुंदर का पानी मिल गया, उसकी वजह से वहाँ का फ्लोरा एंड फौना चेंज हो गया। मैंग्रोव्स की इलीगल कटिंग जारी व सारी है। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक बात है, जो कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो ये कि सी वाटर इंट्रूजन की वजह से डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का 100 किलोमीटर का एरिया, जो कि फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड था,
وہ سی واٹر انٹروجن کی نظر ہو گیا. اور واٹر کی ان اویلیبلٹی ہونے کی وجہ سے جو فارمرز تھے انہوں نے واٹر ریزسٹنٹ کراپس گرو کرنا شروع کر دیا. وہ ویٹ, رائس اور شوگر کین گرو نہیں کر رہے ہیں, وہ واٹر ریزسٹنٹ کراپس کی طرف چلے گئے. تو پرابلم یہ ہے کہ سی واٹر انٹروجن کی وجہ سے ہم ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جا سکے. ہم نے اپنے گراؤنڈ واٹر کے ریسورسز کو بھی جو ہے وہ سی واٹر انٹروجن جو آپ کے اوپننگ ریمارک سے تھوڑی سی ڈس اگریمنٹ میری ہے, لیکن بیکاز یو ہیو ریسرچز یو سیڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اونلی سدرن پارٹ آف پاکستان ہیز بین ہٹ مور بائی کلائمیٹ چینج ایز کمپیئر ٹو ادر ایریاز, جبکہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں موجودہ جو ہماری وفاقی وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہیز ہٹ مور in Khyber Pakhtunkhwa, in Punjab, in the northern areas. Maybe probably she was talking about the current climate change کی جو بھی heat waves آ رہی ہیں. لیکن پہلے میں سب کے opening remarks لے لوں so that you know then we can take it forward. Very interesting remarks کہ کس طرح سے آپ کی جو research ہے, I mean this is eye opening, it's very insightful I'd say, کہ کس طرح سے you know زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے, crops کو نقصان پہنچ رہا ہے, کس طرح سے ہماری کریکس کو نقصان پہنچا ہے. سیما صاحبہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ ایز میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے اندر, کیونکہ میڈیا انفارمیشن یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے کہ مسائل ہیں کیا, اور پھر جب ہم مسائل اجاگر کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے, ایک بیانیہ پورا بنایا جاتا ہے جس سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی یہ مسائل ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ہمارے یہاں جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی اس کا ادراک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک گھمبیر سچویشن ہے اور مزید گھمبیر ہوتی چلی جائے گی اگر ہم نے ابھی اس پر کام نہ کیا؟ اس کے لیے تھینک یو فار آسکنگ می ٹو سٹ ہیئر. اس کے لیے سفیشینٹ وہ جس کو کہتے ہیں نا ایلوکیشن اور ڈسٹریبیوشن آف میڈیا ٹائم نہیں ہوا ہے. سو وائل میڈیا نے کچھ اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے, پرٹیکولرلی سم پرنٹ میڈیا ہیو بین ڈوئنگ ڈیٹیلڈ ریسرچ اینڈ ہوم ورک اینڈ دین پٹنگ ٹوگیدر آرٹیکلس کچھ, اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ ذرا سرسری بات ہوئی ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پرائمرلی فوکسز آن کرنٹ politics and the political you know temperatures. They don't focus on climate change as a subject of prime time discussion. They don't look at it as a climate emergency for Pakistan. آپ کو لگتا ہے climate emergency ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے بالکل کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں ایز اے climate emergency, کیونکہ ہمارے ہاں جو فیوچر پلانز بھی آ رہے ہیں, جو پچھلی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ اور جو بھی آئندہ گورنمنٹ آئے گی ان کو اس کو لینا چاہیے ایز پرائمری فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے. جو اثرات ہماری ایگریکلچر پہ, جو ہم اپنے آپ کو ایک ایگرو اکانومی کہتے تھے, مگر انفارچونیٹلی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کال آور سیلوز دیٹ, کیونکہ ہماری اکانومی کی شفٹ ہم نے بڑا ڈائلیوٹیڈ اپروچ رکھا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چاہیے, ہمیں ایگریکلچرل کی یہ چاہیے. جو انفراسٹرکچر جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی, اس کے اندر اف آئی براڈ بیس اٹ, تو ہمیں ہمارے انفراسٹرکچر میں سب سے پہلے تو دا امپورٹنس آف ڈیٹا اویلیبلٹی آن کلائمیٹ چینج اینڈ دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج. اس کے اندر اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا ٹاپ ہمارا پانی کا ایشو ہے, جو اس کو ہم ایز دا تھنک ٹینک ہم 8 سال سے تو اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, مگر دس ہیزنٹ کم انٹو دا فوکس آف اینی گورنمنٹ. لیکن ایک واٹر پالیسی بھی تو مرتب کی گئی تھی. واٹر پالیسی 11 سال کے بعد بنی تھی, اس کا امپلیمنٹیشن ہونے سے پہلے وہ گورنمنٹ چلی گئی, دوسری گورنمنٹ آئی. اب انہوں نے کس حد تک اس کو کتنا سیریسلی لیا, آئی کین ناٹ کامنٹ آن دیٹ. ضرور انہوں نے ٹری گروئنگ مور ٹریز کے اوپر پورا ایمفیسس رکھا, اس کے اوپر میڈیا ٹائم بھی بہت انہوں نے لیا, جس سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہی از ویری رائٹ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب ہم وی ریئلائز دیٹ ڈیلٹا کی یہ بات کر رہے ہیں نا, جو انڈس کا جہاں پہ دا ٹیل اینڈ آف انڈس ریور, اگر ہم پورے انڈس بیسن کی بھی بات کریں اور ہم شروع سے کریں کہ پہاڑوں سے جو پانی ہوتا ہے,
تو یہ 10 سال پہلے آ گیا تھا ان دا نوٹس آف آل گورنمنٹس آل اوور دا ورلڈ کہ گلوبل وارمنگ ہوگی، شروع ہو گئی ہے. کاربن ٹریپ جب ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جنریشن ہوتی ہے دیٹ ڈزنٹ لیو دی ایٹماسفیئر، اس کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. تو گرین ہاؤس افیکٹ اور کلائمیٹ چینج کی بڑی آرگنائزیشنز اور ورلڈ آرگنائزیشن بھی اس کی بات کرتے آئے ہیں. اور 10-12 سال پہلے یہ سائنٹیفک جرنلز میں ہیڈ لائنز آ گئی تھی کہ جی گلیشیئر میلٹ ہوگا، گلیشیئرز میلٹ ہوں گے. اب اگر پاکستان کے پاس 30 یا 35 گلیشیئرز ہیں، سو وڈنٹ وی بی مور vulnerable ٹو دی امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج؟ کیونکہ جب وہ گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، ایک کے بعد ایک میلٹ ہوگا. اس کے بارے میں آپ نے ایک ڈیمونسٹریشن دیکھ لیا، عتبات جھیل بن چکی ہے. جی بالکل. وہ ہوئی تھی جب گلوبل وارمنگ شروع ہوا تھا. دا فرسٹ گلیشیئر جو اس کا جو قریب تھا آبادی سے، تو سب سے پہلے تو وہ میلٹ ہوا. اس سے اننڈیٹ ہوئے لو لائنگ ایریاز، عتبات جھیل کریٹ ہو گئی. اسی طرح سے اس وقت سے اب تک غالباً I don't have the exact figures مگر غالباً 30 سے 40 لیکس بن چکے ہیں اس ایریا میں وہ گلیشیئر میلٹ کی وجہ سے. پھر ہیٹ جب زیادہ ہوتی ہے تو پریسیپیٹیشن زیادہ ہے، ایویپوریشن زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا وہ سارے فگرز موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ So data is a problem. Data is very important and current reliable authentic data okay is very important. So we don't have that data as far as all of us know کہ we do not have that current contemporary relevant data. تو اس کے بعد جب آپ کا پانی نیچے آتا ہے بیسن میں اور وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ایگریکلچر کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، تو جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کتنا ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی کتنی وافر مقدار چاہیے ہے پنجاب کو، کتنی سندھ کو چاہیے. ٹھیک ہے، سو وہاں پہ ایلوکیشن اور ڈسٹریبیوشن کے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں جو انہوں نے بات کری کہ ڈیلٹا کی طرف یہ آئے نا، سو اٹ ہیز بین اسٹیٹڈ دیٹ دس از اے ڈائنگ ڈیلٹا، ون آف دا لارجسٹ ڈیلٹاز دنیا میں، ون آف دا بہت ایک وائبرنٹ ڈیلٹا تھا. اس کی زندگی کیوں ختم ہو رہی ہے؟ جو سی واٹر انٹروژن کی بات کر رہے ہیں، تو سی واٹر انٹروژن ہیز ہیپنڈ ناٹ ناؤ، اٹ ہیز بین ہیپننگ فار دا لاسٹ 8 years. اینڈ اس سے جو سلینٹی آئی ہے زمین میں، کھارا پن آیا ہے زمین میں، اس کا تو آپ جا کے کیٹی بندر میں اس کا دیکھ لیجئے. رپورٹس بھی آئی ہیں اس کے اوپر کہ کتنے لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے سکھر اور دوسرے علاقوں میں، کراچی بھی آ گئے. لاکھوں لوگ وہاں سے نکلے جن کا روز معاشی ایگریکلچر تھا، وہ نہیں اب گرو کر سکتے. تو یہ بہت سارے اثرات ہیں. اس پہ بات کروں گی. ابھی اگر آپ بات کریں، اگر لوور پنجاب کی بات کریں تو پورا چولستان پڑا ہے، پورا بھاولپور کا ایریا پڑا ہے. How badly it has been affected. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے نیوز میڈیا پر جانور کس طرح سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کس طرح سے جو فارمرز ہیں وہ باہر آئے. پھر اسی طرح سے کئی جگہ پر آپ کے پاس پینے کا پانی اویلیبلٹی نہیں. یہ وہ اثرات ہیں پہلے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے فکس کیا جا سکتا ہے. کیا کوئی کوئک فکس ہے اس کا؟ ایک لانگ ٹرم فکسیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ اپنے اندر اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لے کر آنا، جو کہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں اور وہ سب مل کر، یعنی وہ سارے اقدام مل کر پھر وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پورا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو ایک بڑے کینوس پہ نظر آتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ابھی تو ہم نے بات کی ہے کہ کلائمیٹ چینج کا پاکستان میں کس حد تک ہمیں نظر آتا ہے، کن فارمز میں نظر آتا ہے. اب تھوڑی سی ماحول پہ بات کرنے کے بعد ہم پرائمریلی اپنا فوکس رکھیں گے اپنی زراعت پر، اور زراعت کو بچانے کے لیے کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ سے کیا کیا جاتا ہے اور کلائمیٹ چینج سے ہم نکلیں گے کیسے، اس پر بھی بات کریں گے. بٹ رائٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن ایگریکلچر اینڈ اکانومی، اور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا آپ کو بتاتے رہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ذکر بہت ہے. ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، کیوں ہمارے یہاں ہیٹ ویوز ہیں، کیوں ہمارے یہاں
जो बहुत सारे हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। जमशेद साहब ये फरमाइएगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्लाइमेट चेंज के हवाले से किस हद तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुंचा है? एंड आई एम श्योर कि क्योंकि आप इस पूरे एरिया को देख चुके हैं, इन द सेंस कि यू वर द फोकल पर्सन, तो आपके पास वो नंबर्स भी मौजूद होंगे जो यकीनन हमारे लिए एक आई ओपनर हो सकते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से एक चीज़ तो यह है कि आपकी पैदावार, जो शाह साहब बात कर रहे थे, पैदावार कम हो सकती है। दूसरा इसका इशू यह है कि जो पैदावार आएगी, फर्ज करें गंदम आपने 1 एकड़ काश की, उसमें से 40 मन गंदम निकल आई, तो गंदम में नॉर्मली हमारे यहाँ 12% प्रोटीन है, प्रोटीन की परसेंटेज जो है। लेकिन ये जो रिसर्च लेटेस्ट हो रही है उसमें यह है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो आपके पास गंदम आएगी उसमें 12% प्रोटीन नहीं होगी, मे बी उसके पास 8% या 9% प्रोटीन। सो आप उतने ही कैलोरीज लेने के लिए या ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको ज्यादा गंदम खानी पड़ेगी, ज्यादा आटा खाना पड़ेगा। सो सेम कैन हैपन विद द ऑयल या फैट्स एंड यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी आल्सो। सो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्कूल लेवल पे सीखना शुरू की, जिसमें सबसे पहले था कि जी प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल ना किए जाएं और वो बायोडिग्रेडेबल का इशू होता है। फिर हमने लास्ट गवर्नमेंट में ये भी देखा था कि बाकायदा एक कैंपेन चली थी, फिर वो जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले थे उनका प्रेशर पड़ा, तो हमने वो एक जो स्टेप लिया था वो भी हमने उसको आई थिंक वी जस्ट फिनिश्ड ऑफ। तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में देखती हूँ कि है, लेकिन हम वो शायद जो जिसे कहते हैं ना कि यू नो वेरी स्ट्रांगली एडवोकेटिंग ऑल्सो एंड टेकिंग स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, ये कितना लैक कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? ये देखिए, मेरे ख्याल में तो जनरल पॉलिसी लेवल पे ही बहुत ज़्यादा लैकिंग है। आप पॉलीथीन बैग्स की बात कर रही हैं, तो आप अभी किसी शहर के एंट्रेंस पे चली जाएं तो आपको वहाँ पे ढेर नज़र आएंगे, और उस ढेर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पॉलीथीन नज़र आएगी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन का मसला तो ये है, आप उसको ज़मीन में डाल दें, उसको आप 15 साल के बाद निकालें तो वो वैसे का वैसा निकलता है। सो दैट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम विद इट, एंड इट्स नॉट ओनली पॉलीथीन, और दूसरे भी इश्यूज हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं, और उसको हम एज ए कॉमन सिटीज़न देखिए हम अडॉप्ट नहीं कर सके कि ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हमने उसको रेजिस्ट किया कि हमें ये कंटिन्यू यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और परहैप्स आपके जो प्रोफेसर साहब हैं, ही कैन थ्रो मोर लाइट कि उसके क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होंगे, बट एज अ सिटीज़न, एज अ कॉमन सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, तो ये तो बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात थी जो हमें देखी। अच्छा, एक चीज़ मैं इनसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा लाहौर में स्मॉग सुनते हैं, और एक ले मैन के लिए मतलब करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कहते हैं सारा कसूर फार्मर्स का है। ठीक है, ग्रीन एमिशंस की तरफ हम नहीं गए, ठीक है कि हमने ये पॉलीथीन बैग्स हो गए, फ्यूल ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन कचरा कूड़ा सब जलता है, लेकिन फार्मर्स जो कुछ जलाते हैं उसकी वजह से होता है, और फार्मर्स को हम सिखाने में नाकाम रहे हैं, और हर साल जैसे जैसे गुजर रहा है वी आर सीइंग दैट दिस इज़ इंक्रीजिंग, जिससे फिर बीमारियाँ भी हो रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्टडीज़ हैज़ शोन दैट एग्रीकल्चर भी कंट्रीब्यूट करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, और उनकी कैलकुलेशंस कुछ इस तरह से है कि कुछ 19.5% तक की कंट्रीब्यूशन है। हमारी पाकिस्तान में टू आवर नॉलेज ये कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और ये जो आप जिस तरफ स्पेसिफिकली आप इशारा कर रही हैं कि वो जो स्टब होता है उसका पैडी का, उसकी बर्निंग करते हैं, और जिसकी वजह से ये सारा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड क्रिएट होता है। अब हमारा कहना ये है कि वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, और वो इज़ रादर आप ये समझें कि न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइज़र फॉर द सॉइल, जिसको जला के हम ख़राब कर रहे हैं। द पॉइंट इज़ कि क्या आपने फार्मर को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करके दिया है? नॉट ओनली पैडी बट शुगर केन का हम बहुत ज़्यादा, जो उसमें से उसकी जितनी भी बचती है उसका वेस्ट विच इज़ ऑर्गेनिक मैटर, अनफॉर्चुनेटली जलाना पड़ता है, क्योंकि उसको हमें बायोडिग्रेड करने के लिए जो सोल्यूशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं हैं। अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो फार्मर और क्या करेगा कि वो इसको जला देगा, तो उसके साथ ये इशू और प्रॉब्लम है। सो पैडी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात होती है, बट इट्स ऑल्सो शुगर केन विच इज़ एडिंग टू द
environmental complexities. तो क्या solutions बहुत मुश्किल हैं? I mean, is it so I think difficult? it's very good question. मेरे ख्याल में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि हम ये समझें कि मुश्किल है या आसान है, ये ख़तरनाक कितना है, और अगर मुश्किल है तो भी करना है और अगर आसान है तो भी करना है. मेरे से अगर आप पूछेंगी तो मेरे ख्याल में इट इज़ मोर ऑफ एन एडॉप्शन रादर देन मुश्किल. और ऐसा नहीं कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल. अच्छा, ओके. थोड़े थोड़े पैकेजेस हैं जहाँ पे आपको इंटरवेंशंस करके, लेकिन आई वुड से लास्टली, क्या आपको हमारे जो भी अहले इल्म लोग हैं, रोशन ख्याल लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनमें आपको नज़र आता है कहीं पे, जैसे विद एन ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, मैडम सेड करेक्टली, आप हमारा टीवी का 7 से 12 बज के देख लें, तो उसमें कहीं पे कोई 1 घंटे का कभी किसी ने प्रोग्राम किया है कि हमें इसमें क्या सॉल्यूशंस के ऊपर बात करनी चाहिए? क्योंकि माजरत के साथ आम आवाम के अंदर इन इश्यूज को समझाते हैं, ये एलीट के मसाइल हैं. There is nothing called climate change. तो वो This is a awareness, new thing no, for NGOs. there This is is a how it is being strong, taken. there is strong nexus to the poverty, water, health, to all these. उसकी अवेयरनेस किसको पैदा करनी है? ज़ाहिर मीडिया ने करनी है. वन ऑफ द थिंग्स करनी है. वन ऑफ द थिंग्स इज कि हमारे पॉलिटिशियंस उस चीज़ के ऊपर बात करें. ना टेल यू, गोइंग फॉरवर्ड फूड सिक्योरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करें. वाई? क्योंकि फूड सिक्योरिटी आपकी तब आएगी जब वो वेदर, टेम्परेचर्स और वाली सारी चीज़ों को टैकल करेंगे आप. राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल. वेरी वेल. डॉक्टर साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग. जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज एमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए पूरे पाकिस्तान में. बिल्कुल. पाकिस्तान को इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कोई ख़तरा लाहक है तो वो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे सारे सेक्टर्स को हिट कर रहा है. यहाँ बात हो रही है कि तब्दीली कैसे आएगी. तब्दीली के ऊपर बहुत सारी बातें हमने सुनी. क्लाइमेट चेंज का कोई क्विक फिक्स और लॉन्ग टर्म फिक्स? देखें, ये क्विक बताएं. फिक्स, और हमें ये क्लाइमेट चेंज खुद एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, तो इसको कम करने में हमें टाइम दरकार होगा, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार हम सबका होगा. गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमें इंडिविजुअली जो है वो चीज़ों को करना होगा. प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते. इसकी मिसाल ये है कि हम पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश करते हैं. हम सोशल मीडिया तो यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी बताया गया, इन्होंने ये बताया कि हमारे पास जो डिबेट्स हो रही होती हैं न्यूज़ चैनल्स पे और बाकी जगहों पे, उसमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं उसकी कोई जगह नहीं होती है. जब हमारे सर पर कोई चीज़ पड़ती है तब हम उस चीज़ के लिए सोचते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद उस चीज़ का असर ख़त्म हो जाता है. तो बात यहाँ पर यह है कि छोटी छोटी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मिलकर एक बड़ी इन्वायरमेंटल थ्रेट को जो है वो दावत दे चुकी हैं, और इसमें हमें अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, पेपर बैग्स इस्तेमाल करें, लेकिन आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक से कनेक्टेड हैं. अच्छा, प्लास्टिक उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है, आप पूरे पाकिस्तान में सॉलिड वेस्ट कहीं से भी आप उठा लें, चाहे वो बीच डेब्रीज की शक्ल में हो या किसी भी कचरा कुंडी से, पूरे पाकिस्तान में उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन आपको प्लास्टिक की मिलेगी. और प्रॉब्लम क्या है, हम इस कचरे को आग लगा देते हैं, और आग लगाने के बाद जब वो प्लास्टिक बर्न होता है तो उसकी वजह से जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसमें डाइऑक्सिन गैसेज हैं, इस तरह की जो गैसेज है जो कैंसर कॉज करती हैं, वो भी एयर में आ जाती हैं. उसके ऊपर तो हम अभी रिसर्च कर ही नहीं रहे. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं कि चाहे आप फूड कोर्ट्स में चले जाएं, हर चीज़ प्लास्टिक की आपको मिल रही है. इवन हम माइक्रोवेव भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो रैपिंग होती है प्लास्टिक की, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो उसको गर्म करके फूड सर्व कर देते हैं. तो वो उस प्लास्टिक में जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, चाहे वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वो सारे एक्टिव होकर फूड में ट्रांसफर होते हैं. इसकी एग्जाम्पल मैं सिर्फ इतनी दूंगा कि आप प्लास्टिक के कप में सिर्फ चाय पीना शुरू कर दें, 1 महीने के अंदर आपको कैंसर डायग्नोस हो जाएगा. तो ये प्लास्टिक जो है ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए नासूर है. लेकिन हमारे पास बहुत छोटी छोटी सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हमें फोकस करके उसके सॉल्यूशंस इंडिविजुअल लेवल पे तलाश करने होंगे, तब जाकर हमारी इस बड़ी मुसीबत जिसको हम क्लाइमेट चेंज का नाम दे रहे हैं उससे निजात मिलेगी. इसके लिए यूनिवर्सिटी में हम जो एनवायरनमेंट के कोर्सेज पढ़ाते हैं, हम एनवायरनमेंट के कोर्सेज में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि आप डिग्री के साथ आपके अंदर चेंज क्या आया. तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट के कोर्सेज को जो है उसको भी कंपलसरी करना चाहिए. कोरोना टाइम पे बहुत सारे डाटा जो है वो हमारे सामने आ रहा था कि कोरोना की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं. हर रोज़ पानी पीने की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग
اس دنیا سے تشریف لے کر واپس جا رہے ہیں, پانی نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں, ہیٹ ویوز کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نے بھی کہا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ان چیزوں کو ہمیں فوکس کرنا ہوگا. تو یاسر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو کلائمیٹ چینج کا, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی فی الحال امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج کس طرح سے ہمارے سامنے آ رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, اور وہ اسٹریٹجیز آپ اپناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں انڈیویجولی بھی, کلیکٹیو لیول پر بھی؟ ٹھیک ہے, اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک میں کہوں گا گورنمنٹ کی ڈائمینشن ہے, اور ایک جو ہے وہ ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں ان سے ہم خود کیا اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, یہ طے شدہ بات ہے, جب تک پریشر نہیں پڑے گا, وہ بھی پبلک اوپینین کا, تھرو پروگرامز لائک دس اور تھرو آرگنائزنگ, اس میں لوگوں کو آرگنائز کرنا پڑے گا. دیکھیے 2019 میں آئی واز ون آف دی آرگنائزرز آف دا کلائمیٹ مارچ 2019, جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ڈکلیئر دی کلائمیٹ ایمرجنسی ناؤ. اوکے, ٹھیک ہے نا, ڈکلیئر اٹ ناؤ. اوکے, ٹھیک ہے. یہ اس بات کو اب آپ دیکھیے کہ یعنی 2.5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے. اور یہ کال تھی, گلوبل کال تھی, جو کہ گریٹا تھنبرگ نے کلائمیٹ اسٹرائک کے نام سے کی تھی. تو ہم نے 33 سٹیز ان پاکستان, ان میں کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ ہوئی تھی, جس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں سب سے بڑی ہوئی تھی. یعنی دس واز تھاؤزنڈز آف پیپل, تقریباً 3-4 ہزار لوگ فیئر ہال پہ کراچی میں 20 سپٹمبر 2019 کو موجود تھے. اس میں ڈائن بھی ہوا, لاہور میں بھی ڈائن ہوا کہ اگر یہ بچے کہہ رہے ہیں بڑوں سے, گورنمنٹ سے, دنیا کی گورنمنٹ سے اور کارپوریشن سے, جن کا کہ ابھی تک ذکر نہیں ہوا ہے, کیونکہ اٹ از دی آئل کارپوریشن جنہوں نے سب سے زیادہ فاسل فیولز ایکسپلائٹ کیے ہیں. اس کے ساتھ پوری کار انڈسٹری ہے آپ کی جو وہ یوز کرتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں ہماری گیس ختم ہو گئی ہے, اب ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں. تو تھنگز آر ان دا پلاننگ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایکولوجیکل انپوٹ, کلائمیٹ کی انپوٹ انرجی کی پلاننگ میں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. صحیح ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے پولوٹرز ہیں جنہوں نے دنیا بھر کو پولوٹ کر دیا ہے. وی آر دا وکٹمز. ٹھیک ہے. تو یہ ماحولیاتی اثرات کی وجہ سے اس کا جو بڑا امپیکٹ ہے وہ کلائمیٹ کے اوپر ظاہر ہے, نظر آتا ہے ہمیں. بالکل, دس از فاسل فیول برننگ. ہاں, گرین ہاؤس گیسز وہ آئل سے, پیٹرولیم سے پروڈیوس ہو رہی ہیں, اینڈ کول. سو تھینک یو سو مچ یاسر صاحب. اور کیونکہ یہ سبجیکٹ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ انڈسٹریل ویسٹ کو کس طرح کرنا ہے, ہاسپٹل ویسٹ کا کتنا بڑا پرابلم ہے, جو ہمارا سالڈ ویسٹ ہے اس کا کتنا بڑا مسئلہ ہے, ہر جگہ آگ لگا دینا اور اس آگ کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کچھ کرتا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی میں, ماحولیات میں ایک تو پولوشن تو کرتے ہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کلائمیٹ چینج میں جو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہیں. جمشید چیمہ صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ ذرا تھوڑی وقت کے لیے ہیں, میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ان کا موقف لے لیں. جی جمشید چیمہ صاحب. میں بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی یہ جو ایشوز ہیں وہ سارے آپ نے ٹیسٹ ڈاؤن کر لیے, چارٹ ڈاؤن کر لیے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ میں فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے بات کروں تو فوڈ سیکورٹی میں ہمارے ہاں 70% ہم کنٹریز لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں گندم سے. گندم سے جو لے رہے 70% کیلوریز ہے. گندم سب سے زیادہ ولنریبل کراپ ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گندم میں لانگ کولڈ ویدر, جتنا کولڈ ویدر لمبا ہوگا اتنی گندم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں کولڈ ویدر چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اس کا سکویز ہو رہا ہے. تو ہماری سالانہ جو پاپولیشن 5 ملین لوگ بڑھ رہے ہیں, لہٰذا ہماری یو کین سے کہ گندم کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, لیکن پیداوار اس طرح نہیں بڑھ رہی. اور ایک شارٹ آف یو کین سے ایک شارٹیج یا اسٹارویشن کی طرف اس طرح کی بات ہو رہی ہے. اور ابھی جب ریسنٹلی یہ وار ہوئی ہے کیا نا رشیا اور یوکرین کی, یہ جو بڑا ایریا ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے گندم, تو وہ وار شروع ہوئی ہے تو اس سے گندم کا جو نارمل ریٹ تھا 215, 220, 240, $50 ہوتا تھا پر ٹن, وہ چلا گیا $456 پہ. $456 کا جب ریٹ گیا ہے تو ہمارے ہاں اس وقت
जो एक्चुअल अगर हमें गंदम इम्पोर्ट करनी पड़े तो वो 4,040 रुपए के लगभग है मान के। 100 रुपए किलो हमारे लोग लेके खा नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। हम लोग डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो इसको आप कह जिनके सर्वाइवल ही इशू बन जाएगी। सो हम यू कैन से हमें इसी तरह गंदम के अलावा हम देखें तो दूसरी बड़ी अगर फसल देखें मकई है, वो भी वल्नरेबल टू द टेम्परेचर। तीसरे हैं शुगर लवेंगे, हम शुगर ज्यादा खाते हैं, वो भी काफी वल्नरेबल है टू द टेम्परेचर। फिर पानी की अगर बात करें तो पानी की जो अनइवन सप्लाई है, जब डैम ना हो, 40 दिन की आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो, तो अनइवन जो सप्लाई है वो ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा अनइवन हो जाती है। वो एक सेट पैटर्न जो है 143 जो आपका बिलियन एकड़ फीट का वो एक कंटिन्यूस फ्लो वो बड़ा अनइवन हो जाता है या अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। उससे एक और मतलब आप कह लें कि आपकी सोइंग एरिया कम होता जा रहा है। सो बेसिकली हमारे ऊपर जितना प्रेशर है पॉपुलेशन का और जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हमें इफेक्ट कर रही है कि जितनी हमें सिचुएशन नजर आती है ब्लीक, उससे ज्यादा ब्लीक है। और हम अभी तक सीखने के हवाले से हम नॉर्मली आसान समझते हैं कि दूसरे को ब्लेम कर दें और हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, एजुकेट नहीं कर रहे हम लोगों को करना क्या है। मतलब दुनिया जहाँ कहीं जाए आप सेंस से वो टेप लगाए होते हैं, टूटी जो लगाई है सेंस से होती है, आप नीचे हाथ करते पानी आता है, हाथ पीछे करते पानी रुक जाता है। हम खोल के खड़े होते हैं आराम से, बड़े जहाँ पानी मिनिमम पानी है तो 900 या 1000 क्यूसेक पर कैपिटा पर ईयर हमारे पास पानी है। दुनिया में अक्सर तकरीबन एवरेज अगर देखें तो 3-3.5 है। 3,500 वाले, 5,000 वाले, 10,000 वाले वो तो टूटी सेंसर लगाते हैं। हम टैप लगाए, हम बेसिकली खोल के बैठे हुए हैं, फिर हम पानी शेयर नहीं कर रहे, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। फिर अगर हम एग्रीकल्चर का जो देखें पैटर्न तो उसमें भी आप कहते हैं कि फ्लड इरिगेशन वाला जो सिलसिला है वो हमारे यहाँ ज्यादा है। सो कह रहे हैं कि जो एक क्राइसिस की सिचुएशन है या एक शॉर्टेज की सिचुएशन है उसमें जिस तरह हमें रिएक्ट करना होता है, ये जो लर्न करना है वो हम नहीं कर रहे। लिहाजा इसमें आप कह लें कि रिस्क और बढ़ जाता है हमारे यहाँ। फिर आप कह लें कि इसको निपटने के लिए जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाहिए वो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस तरह मतलब आप कह रहे हैं कि हाईटेक आप सिस्टम सारा कर रहे हैं जाने के इन्वेस्टमेंट करके, लिहाजा हमारे यहाँ लर्निंग का जो पोर्शन है वो ज्यादा है और हम ब्लेम कर रहे हैं एज एन एक्सपर्ट या मीडिया भी। मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि आपने ये एक सेंसिटिव टॉपिक छोड़ा है, अदरवाइज हमारे यहाँ मीडिया में इसके लिए जगह तो नहीं है, इसलिए नहीं है, स्पेस नहीं है कोई भी किस तरह के टॉपिक को बंदा बात करे। लिहाजा यहाँ से ये है कि आप इस चीज को जो आपने एक उठाया है बेड़ा, ये लेके चले और यू कैन से कि हम एजुकेट ज्यादा करें लोगों को और फिर गवर्नमेंट भी इसमें काम करें और इवन गवर्नमेंट को भी हम एजुकेट करें। तो ब्लेम हम कम करें ताकि गवर्नमेंट में नॉर्मली एक होती है ऑटोक्रेसी की, एक डिक्टेटरशिप टाइप होती है। जब हम ब्लेम ज्यादा करते हैं तो फोन बंद करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। तो अगर हम थोड़ा सॉफ्टली बताएं तो गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का जो वज़ीर आज़म है, गवर्नर है, जिन लोगों ने आप बजट फिक्स करने हैं, जिन लोगों को लेके चलना है, पॉलिसी साजी आप कहने मनसूबाबंदी के जो वजीर है वो थोड़ा ज्यादा बात सुनेगा तो मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें इस अंदाज में थोड़ा लेके चलना होगा कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। तो हमारी गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करें तो हमारी गवर्नमेंट में हमारे आने से पहले क्या था कि इंडस बेसन और इंडस बेसन के अलावा काम नहीं हुआ। हमने ये जो आपको प्रोजेक्ट सुलेमान शुरू होता है, आप कहते हैं कि कबायली इलाका जहाज से और जाता है जैकबाबाद तक, इसमें 27 मिलियन एकड़ तक पानी है, 27 मिलियन एकड़ तक पानी छेड़ा नहीं गया था। हमारी गवर्नमेंट ने पहली बार आगे काम किया है, इससे तकरीबन 2-2.5 मिलियन एकड़ जमीन आबाद हो सकती है। सो हमने इस पर काम किया तो हमने 2 डैम इससे तकरीबन बना लिए, जिससे तकरीबन 4.5 लाख एकड़ नई जमीन आबाद हुई। 2 डैम हम नए शुरू किए। लिहाजा ये जो आप कहते हैं कि कोहे सुलेमान के जो रोज कोइयां कहते हैं, रोज कोइयों को पानी को तबाही में जाता था, उसे हमने प्रिजर्व करने के लिए या उसके रिजर्व करने के लिए हमने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी शुरू की। फिर साथ जो ग्लोबल वार्मिंग के इशूज हैं, इनके जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने के लिए, इम्पैक्ट को छोटा करने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है वो अपनाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप कहते हैं कि ऐसे केमिकल मौजूद हैं कि जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो अगर आप कुछ भी होता है सही
थैंक यू सो मच जमशेद चीमा साहब, आपने काफ़ी जो है वो वास्ट सब्जेक्ट को कवर किया है, और मैं जानती हूँ कि इसमें हम भी आज जो कर रहे हैं, हम तो एक समझे कि एक उमूमी तौर पर इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन मतलब हर इसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हर एस्पेक्ट्स के अंदर विद इन एस्पेक्ट्स हैं, और उनको किस तरह से एड्रेस करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी मुल्क में लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले आज हमारा जो एम है वो यही है कि इसको अच्छी तरह समझें और ज़रा एक ओवरव्यू लें कि किस किस लेवल पर क्या क्या बात हो रही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, वापस आते ही हम ज़रा जिक्र करेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि जो पानी का इशू जो सीमा साहिबा ने भी यहाँ जिसका जिक्र किया, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि क्या हम अताबाद झील का यहाँ पर जिक्र हुआ, उसके बाद मज़ीद झीलों का भी जिक्र हुआ जो एक तरह से पिकनिक पॉइंट्स बन गए हैं। वो झीलें क्यों बन रही हैं? अभी कुछ अरसे दिन गुजरे हैं कि हमने देखा कि बाकायदा जंगलात को एक टिकटॉकर ने आग लगाई फॉर अ शूट। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? फिर हम अपनी टूरिज़्म भी बढ़ाना चाहते हैं और हम दरख्त भी काट कर जो है उधर कंक्रीट बनाना चाहते हैं। हर दफ़ा हम लैंड स्लाइडिंग्स देखते हैं। इन्होंने मैंग्रोव्स का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, किस तरह से मैंग्रोव्स जो है वो कटते चले गए, किस तरह से जो मरीन पॉपुलेशन है वो हमारी तबाह होती चली गई, लेकिन सीख हम नहीं रहे। सो ज़रा इसका भी जिक्र कर लेते हैं कि हम बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं और ताकि हमारी बिजली की पैदावार भी हो सके, पानी की जो कमी है वो भी हो सके। यासिर साहब ने कहा डिज़ास्टर भी होते हैं कई जगह क्लाइमेट चेंज से, कि ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं तो कहीं फ्लडिंग हो गई, ज़्यादा पानी आ गया तो क्रॉप्स आपके ख़राब हो गए या इनंडेट हो गए आपके गांव, लोग आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ख़राब हो जाती है, और फार्मिंग के तौर पर आप ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर हमें बताएंगे। सो ये वो बातें हैं जो हम करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि पानी का सबसे पहले मसले का क्या करें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हम ये देखते हैं कि ड्रॉट है, और ड्रॉट होती है तो फैमिन होता है, क्योंकि आपके क्रॉप्स भी ख़राब होते हैं। आजकल कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के कि हीट वेव की वजह से और वैसे भी वो चीख रहे हैं कि पानी नहीं है, हमारे खेतों में पानी नहीं आ रहा। तो अब मुझे याद है 2018 में वो मीरपुर ख़ास की बेल्ट थी जो मैं कवर करने के लिए गई थी, और मीरपुर ख़ास से हम आगे जाते गए तो हमने ये देखा कि मिर्चों का साइज़ बड़ा छोटा था। केले जो हैं जिनको शायद ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, दे आर स्वैम्प्ड, वहाँ पर हम देख रहे थे कि वो बिल्कुल सूखे थे। साइजेस ऑफ द क्रॉप्स यानी जो यील्ड थी वो बड़ी अजीब सी थी, और हर किसान जो था वो सिर्फ यही रोना रो रहा था कि पानी नहीं है, कहीं से हमें पानी चाहिए है। इस लेवल के ऊपर बात करेंगे, और साथ में कि क्या जो चैलेंजेस हैं एज फार्मर्स, एज एग्रीकल्चरिस्ट, उन चैलेंजेस को, उन अडेप्टेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज, ये किस हद तक एड्रेस हो रहा है राइट आफ्टर द ब्रेक।